हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक दिए हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जैसा कि अभी फिलहाल के एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक रखे हुए, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बात आज के क्लास के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली जो जेई और नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड थिंग, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, जनरल मेथड से भी देखेंगे और ट्रिक की सहायता से भी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को ट्रिक की सहायता से हम लोग क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि जनरल मेथड को इग्नोर कर देते हैं और ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है। जनरल मेथड जानना क्यों जरूरी है? जनरल मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अब जब आप किसी प्रॉब्लम को जनरल मेथड की सहायता से सॉल्व करते हैं तो सिचुएशन बहुत ही क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होता है और गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जनरल मेथड का ये डिसएडवांटेज, आप नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें नॉर्मली टाइम ज़्यादा लगता है। ट्रिक की सहायता से आप किसी प्रॉब्लम को बनाते हैं, उसका एडवांटेज प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको जल्दी बना लेते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि ट्रिक हमेशा याद कीजिए कि सब जगह काम नहीं करता है। वन थिंग, ट्रिक के केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है मे बी, लेकिन जनरल मेथड में ऐसा नहीं होता। तो ट्रिक में गलती होने के चांसेस होते हैं, टाइम कम लगता है, ये बात सही है। तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन पहले एससी वर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 22 है और अच्छे से समझना है, क्योंकि विश्वास कीजिए जब आप दोनों मेथड को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जनरल मेथड से देखते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, ये शिव वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, और 2 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 किलोग्राम ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. The coefficient of friction between the blocks is 0.2. Find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to a. क्वेश्चन का पहला पार्ट है द अपर ब्लॉक, बी पार्ट में द लोअर ब्लॉक टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट सिचुएशन आप देख सकते हैं, एक ब्लॉक है 4 किलोग्राम का, उसके ऊपर एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और ये 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है ये स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहा है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक, उस पर 12 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोगों को दोनों के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना है। स्टूडेंट जनरल मेथड का यही कंसेप्ट होता है कि हमेशा आप जो भी सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स दिए गए हैं सबका अलग अलग एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जो भी फोर्सेज लग रहे हैं दोनों पे अलग अलग फोर्स लगाइए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू इन दैट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इनटू दैट डायरेक्शन, मास इनटू। क्लियर है? तो ये जनरल कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग एफबीडी ड्रॉ कर लिए है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए फोर्स को कैसे दिखा रहे हैं एक एक करके देखते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, सबसे पहले इस 2 kg वाले ब्लॉक पे 12 न्यूटन का फोर्स तो इधर लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कैसे सोचते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही इस 2 kg वाले ब्लॉक को 12 न्यूटन के फोर्स से हम ऊपर खींचना शुरू करेंगे, अभी ये रेस्ट में था, 12 न्यूटन के फोर्स से खींचना शुरू किए भाई, तो अब रिलेटिव मोशन हो गया। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर मूव करना शुरू करेगा। इधर जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो 4 kg का ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है, ये इस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट ही है जहां भी रिलेटिव मोशन हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान दीजिएगा 2 kg का ये नीचे वाला जो सरफेस है और ये ब्लू वाला ये 4 kg का ऊपर वाला सरफेस, तो ये इसके सरफेस पे 2 kg के सरफेस पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। क्लियर बात है? और जितना ये 4 kg का ब्लॉक इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ये भी 2 kg वाला ब्लॉक जो है 4 kg वाले ब्लॉक पे उतना ही वैल्यू का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, ये कैसे सोचते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं और कौन कौन सा फोर्स लगेगा। भाई जाहिर सा बात है 2 kg वाले ब्लॉक पर तो 2 kg का एक अपना वेट जो mg लगेगा 2g, ठीक है, ये लगेगा। दूसरा ये इस सरफेस, इसके सरफेस पे रखा है तो इसका सरफेस जो है 4 kg वाला, ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम r1 से डिनोट कर रहे हैं, ये फोर्स लगेगा। 2 kg वाले पे टोटल इतना फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि ये a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्लियर है? 4 kg वाले पे आप समझ रहे हैं इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है, इसका एक वेट नीचे की ओर लगेगा 4g। एक जिस सरफेस पे लगा है, रखा हुआ है, ये सरफेस, इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको r2 कह रहे हैं, और इस पर एक और ये r1 भी लगेगा, ये r1। जैसे कि ये इसके सरफेस पे ये 2 kg वाले पे ऊपर r1 लगा है तो 2 kg वाला भी तो इस पर r1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये लगाएगा। क्लियर बात है?
और ऑब्वियसली 4 kg का जो मूवमेंट होगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान दीजिए 4 kg पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन फोर्स ये R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2g के बराबर हो जाएगा। R1 2g के बराबर होगा, चूंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है। एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कंसेप्ट ही है, एक्सेलरेशन जीरो है मींस या तो फोर्स नहीं लग रहा है या फोर्स जो भी लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, इसका मतलब है R1 2g के बराबर होगा एंड सो दिस इज 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इनटू R1, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है, R1 का वैल्यू 20 न्यूटन, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकल गया 4 न्यूटन। नाउ अब भाई इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक 12 न्यूटन इधर लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का इधर लग रहा है, मास पता है 2 kg, एक्सेलरेशन आसानी से निकाल लेंगे, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 12 माइनस f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास 2 kg, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही जनरल तरीके से देख रहे हैं इसका भाई जाहिर सा बात है इस पर तो एक ही फोर्स ही लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसी फोर्स के कारण इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, मास है 4 kg, f इक्वल्स टू a मास 4 kg, एक्सेलरेशन a2 मानेंगे तो यहां से इसका एक्सेलरेशन निकल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों इसका फाइनल आंसर हो गया पहले वाले केस में जब फोर्स हम ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। क्लियर बात है स्टूडेंट। चलिए इसके दूसरे पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है, दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन में कि जब फोर्स अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पर लगाएंगे तब फिर से आप दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हमको बताइए। अगेन क्या करेंगे, जनरल मेथड भाई दोनों का अलग अलग एफबीटी ड्रॉ करेंगे तो आप समझ सकते हैं 2 kg का कौन कौन सा ये फोर्स लगेगा, एक इसका वेट नीचे की ओर mg लगेगा 2g, एक जिस सरफेस पे रखा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1 ऊपर की ओर लगाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 kg पे डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पक्का बात है अगर इसका मूवमेंट हो रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही मूवमेंट होगा। कैसे सोचेंगे, आपने जैसे ही 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी क्या था कि रेस्ट में है, जैसे ही 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 4 kg का जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये आगे की ओर मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो 2 kg वाला ब्लॉक का जो नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस जो है ये इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, क्योंकि टेंडेंसी इसका आगे की ओर हो गया मूव करने का, तो ये इस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब ये इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया तो ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके नीचे वाले सरफेस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा। ध्यान दीजिए सेम वैल्यू का। क्लियर है, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्स दिखाते हैं, यहां भी आप समझ रहे हैं ये इस पर R1 लगा है तो ये भी इस पे R1 लगाएगा। ये जिस सरफेस पे रखा है ग्राउंड पे जो कि स्मूथ सरफेस है ये मान लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन R2 लगाया है, इसका वेट एक 4g नीचे की ओर लग रहा होगा, एक 12 न्यूटन इधर, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं R1 का वैल्यू अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ R1 इक्वल्स टू 2g, R1 2g 20 न्यूटन हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू n1, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 into 20, दिस इज 4 न्यूटन। क्लियर है, और जाहिर सा बात है भाई इस पर एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का वैल्यू 4, यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं भाई इसका एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पे इनफैक्ट ये सब का कोई वैसा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में कितना है 12 माइनस f, तो 12 माइनस 4 हो गया। इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन a2 माने हैं, एक्सेलरेशन a2, यहाँ से a2 का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, थोड़ा सा रिमार्केबल ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे ये है कि सेकेंड वाले केस में ध्यान दीजिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारा क्या निकला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप इतना इस रिजल्ट से समझ सकते हैं कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। इसका मतलब है कि इस केस में, सेकेंड वाले केस में दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव किया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से, और ट्रिक जानना क्यों जरूरी है क्योंकि आप समझिए अभी फिलहाल मान लिया इस एग्जांपल में 2 ब्लॉक है, हो सकता है कि 2 से ज्यादा मान लिया 3 ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, तो जनरल मेथड से फिर बनाना थोड़ा लेंदी हो जाता है। हालांकि जनरल मेथड का अपना एडवांटेज है, आप समझ ही रहे हैं। सो स्टूडेंट अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट तो इसका जनरल जो प्रोसीजर है, जनरल कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिस्टम दिया हुआ है 2-3 ब्लॉक जितना भी दिया हुआ है, आपको मान लेना है कि वो टोटल एज अ सिंगल सिस्टम, मतलब सारे ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लीजिए जिसका टोटल मास आप समझ रहे हैं, सबको ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद हम एक कॉमन एक्सेलरेशन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ भी है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो देयर आफ्टर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो जो भी उस पर नेट फोर्स लग रहा है,
उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, तो अगर कोई मान ले एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो डायरेक्ट उतना एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। अदरवाइज वो टोटल सिस्टम फाइनली जिस फ्लोर पे रखा हुआ है, अगर वो फ्लोर भी अगर फ्रिक्शनल सरफेस है तो उतना माइनस हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स हम इस तरह से निकालेंगे डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो बहुत ही आसान है, आप समझ रहे हैं। कॉमन एक्सेलरेशन पहले आपको निकाल लेना है। स्टूडेंट दूसरे स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, क्या हम कह रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्लियर होगा। अभी समझते चलना है करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। देयर आफ्टर सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा रहा है जिस ब्लॉक पे, उसके बाद उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है। उस ब्लॉक का जिस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया जा रहा है वो ब्लॉक ऑब्वियसली मूव करेगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही मूव करेगा। तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे भाई, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पर लग रहा है उसका हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। क्लियर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई उस ब्लॉक का मास। ठीक है, उतना से हम वहां पे क्या निकाल लेंगे, जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। इतना करने के बाद स्टूडेंट अब आपको देखना है, आपने दो वैल्यू निकाला, पहले आपने निकाला कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला, दूसरा फिर आपने निकाला जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आपने निकाला। अब दोनों वैल्यू को आपको कंपैरिजन करना है। जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है अगर उसका वैल्यू, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन से अगर कम हुआ, कॉमन एक्सेलरेशन से अगर कम हुआ स्टूडेंट, इसका यह मतलब होगा कि दोनों ब्लॉक जो है इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, मतलब ब्लॉक एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, स्लिप करेंगे। क्लियर बात है। लेकिन अगर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने निकाला है उसका वैल्यू अगर बड़ा हो गया कॉमन एक्सेलरेशन से बड़ा हो गया या बराबर हो गया, तो उस केस में दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। ये जनरल स्टेप है। अब इसको आप एग्जांपल से अभी यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा और किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। बस यही दो स्टेप आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में 22 का पहले पार्ट में क्या था, ये 2 kg 4 kg का ब्लॉक सिस्टम जो आपका दिया हुआ है, पहले वाले पार्ट में 12 न्यूटन का फोर्स हम ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है स्टूडेंट, कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। मान लेना है कि भाई एक ही ब्लॉक है जिसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 kg प्लस 4 kg 6 kg हो जाएगा। क्लियर है। और उस ब्लॉक पे आप ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, क्योंकि फाइनली ये ब्लॉक जो है, जो कि एक 6 kg का ब्लॉक है, ये जिस सरफेस पे रखा है ये एक स्मूथ सरफेस है। क्लियर बात है। अगर सपोज कीजिए ये स्मूथ सरफेस नहीं होता तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हमको नेट फोर्स में माइनस करना होता, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 kg। तो कॉमन एक्सेलरेशन जिसको AC से रिप्रेजेंट करना है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 12/6 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरे स्टेप में क्या करना था कि जिस ब्लॉक पे आप डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, भाई तो 4 kg वाले पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो अब इस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, 4 kg का आपका ब्लॉक है। ठीक है, जाहिर सा बात है स्टूडेंट, भाई ये 4 kg ब्लॉक जो है मूव करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, इस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, कोई और फोर्स तो डायरेक्ट लगा नहीं रहे हैं। कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, जनरल मेथड उतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। 12 न्यूटन जैसे आपने इस पर लगाया तो ये 4 kg वाला जो सरफेस है ये इस पर पीछे की ओर लगाया होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इस पर आगे की ओर फोर्स लगाया, तो आगे की ओर इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हम दिखा दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है अभी A4 है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक का, जिसको A4 से 4 kg ब्लॉक के लिए तो A4 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास जो 4 kg हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, म्यू का तो वैल्यू भाई 2 kg 4 kg के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 0.2। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको किसको लिखना है, ये जो कांटेक्ट सरफेस है 2 kg और 4 kg के बीच का, इसके बीच का जो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा क्या होगा भाई, ऊपर में एक ही ब्लॉक है 2 kg वाला, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू mg हो जाएगा, जहां पे m क्या हो जाएगा 2 kg 2 × g 20, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है डिवाइडेड बाय इसको मास, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगेन आई रिपीट, यहां पर ध्यान रखना है आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, भाई ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इसके ऊपर एक ही ब्लॉक है 2 kg वाला, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा mg, m का हो जाएगा 2g। ठीक है, इसको आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा कि जनरल मेथड में हम आपको दिखाए थे भाई कि ये इस पे R1 मान लिया लगा रहा है, ये इस पे R1 लगा रहा है, तो ये भी इस पे R1 लगाएगा, ये इस पे सर्टेन एक वैल्यू ये वाला सरफेस R2 लगाएगा। आप इसको फाइनली R1 R2 सब सॉल्व करेंगे तो आप वहां से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये पहले आप देख सकते हैं, ये फाइनली जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा दोनों के बीच में ये हो जाएगा mg 20 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों ने निकाल लिया ये जो ब्लॉक 4 kg का है इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दिस इज लेस देन कॉमन एक्सेलरेशन, जो कि इसका वैल्यू था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाहिर सा बात है दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ये इस पे स्लिप करेगा, रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में। जाहिर सा बात है ना भाई, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है। 4 kg वाला ब्लॉक जो है ये कभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसका मैक्सिमम लिमिट ही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई साथ में चलने के लिए तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता है, मैक्सिमम तो 1 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से दोनों ब्लॉक जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, स्लिप करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट? अब जब रिलेटिव मोशन होगा तो आप समझ सकते हैं 4 kg का ये जो ब्लॉक होगा, ठीक है, अब यहां से तो क्लियर है कि इसको मूव इंडिपेंडेंटली। अब 4 kg का यही एक्सेलरेशन होगा भाई, जाहिर सा बात है अब जब ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होगा F इक्वल्स टू म्यू एन, F इक्वल्स टू म्यू एन 0.2 into 2 into 10 2 into 10 4 न्यूटन। तो यही इस पर फोर्स लगेगा, मास इसका 4 kg, मतलब इसका एक्सेलरेशन यही होगा। मतलब ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब चूंकि इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है दोनों, ठीक है, साथ में तो मूव नहीं कर रहा, साथ में मूव करता तब तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन हो जाता। तो अब 2 kg वाला का एक्सेलरेशन देखेंगे भाई, तो 2 kg वाला पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जब ये 4 kg वाला पे ये लगाया था 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का लगाएगा। क्लियर है? तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन कितना होगा 12 - 4 इंटू इसका मास होगा 2 kg, इसका एक्सेलरेशन a2 मानते हैं, तो यहां से इसका एक्सेलरेशन निकल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? हो सके आपको यहाँ पे थोड़ा इसका एडवांटेज न दिख रहा हो, जस्ट इसके बाद वाले प्रॉब्लम में आपको हम दिखाएंगे जहां पर 3 ब्लॉक है, तो कैसे वहां पर ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके दूसरे पार्ट में था, अच्छे से समझते चलना है। दूसरे पार्ट में क्या था कि फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये 4 kg वाले पे हम लगा रहे हैं। तो अगेन कंसेप्ट क्या है, आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, सबको एक सिंगल सिस्टम मानते हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ भी क्या होगा भाई, नेट फोर्स 12 है डिवाइडेड बाय 2 + 4 6, तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉमन एक्सेलरेशन AC का वैल्यू निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है कि जिस ब्लॉक पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई हम 2 kg पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो 2 kg वाला का डायरेक्टली, अब इस पे जाहिर सा बात है जब इस पे डायरेक्ट फोर्स हम नहीं लगा रहे तो ये मूव किसके कारण करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। बेसिक कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, जैसे ही 12 न्यूटन आपने इसको लगाना शुरू किया, ये जैसे ही मूव इधर करना शुरू करेगा तो 2 kg वाला ब्लॉक का जो नीचे वाला सरफेस है ये 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर वाले सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। मतलब 4 kg वाले पे, चलिए हम यहाँ पे नहीं दिखाएं, जनरल मेथड में आप समझ रहे हैं, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और 4 kg वाला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ 2 kg वाला पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि फाइनली यही है 2 kg का नीचे वाला सरफेस इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिए। क्लियर है? इतना बेसिक बात आपको समझना होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इसका हमको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगेन आप इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले लीजिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगेन क्या होगा, म्यू आर होगा। म्यू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, म्यू का वैल्यू दोनों सरफेस के बीच में 0.2 है। अगर अगेन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इसके ऊपर में 2 kg है, नॉर्मल रिएक्शन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, m का वैल्यू 2 kg 10 4 न्यूटन। ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स में इसके मास से 2 kg से डिवाइड कीजिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जिस ब्लॉक पे सेकेंड स्टेप में जिस ब्लॉक पे डायरेक्ट हमने फोर्स नहीं लगाया था उसका जब मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हम निकालें तो देखें कि भाई ये इसका वैल्यू जो है कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर ही आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। इसका मतलब कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, विल मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन AC। क्लियर है? और जब दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू है वही दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। सो द फाइनल आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।